प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर राजा राम मोहन राय पर चर्चा की थी, वो राजा राम मोहन राय जो सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में हो, चाहे वो पत्रकारिता के पितामह के रूप में हो, पिता के रूप में हो, चाहे जैसा कि सुभाष चंद्र बोस युगदूत के रूप में मानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता के रूप में मानते हैं, वो राजा राम मोहन राय जो भारत के अंदर समाज सुधार आंदोलन के जन्मदाता के रूप में देखे जाते हैं। यह अलग बात है कि वो अंग्रेजी शिक्षा के भी हिमायती रहे और भारत में पाश्चात्य शिक्षा देने वाले पहले कॉलेज द हिंदू कॉलेज की स्थापना भी डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने 1817 के अंदर की थी। विद्यार्थियों, आज मैं चर्चा राजा राम मोहन राय पर ही आगे बढ़ा रहा हूं। जैसा कि राजा राम मोहन राय भारत में समाज सुधार आंदोलन के भी प्रणेता रहे, इन्होंने सती प्रथा के विरोध में जो आवाज बुलंद की, उसी का परिणाम था कि विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा निरोधक कानून जो है वो अस्तित्व के अंदर आया। विद्यार्थियों, राजा राम मोहन राय के ऊपर चर्चा की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चेहरा जो आप यहां पर देख रहे हैं, इस चेहरे के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, इस चेहरे के अंदर राजा राम मोहन राय जिनको आप देख रहे हैं, राजा राम मोहन राय के साथ एक चेहरा मैं आपको और बताना चाहूंगा, और वो चेहरा विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये चेहरा भी आप थोड़ा सा गौर करिएगा। ये राजा राम मोहन राय है और ये द्वारकानाथ टैगोर है। विद्यार्थियों, द्वारकानाथ टैगोर के बाद मैं इन्हीं की पीढ़ी में आपको जानकारी हो, देवेंद्रनाथ टैगोर का जिक्र भी थोड़ी देर के अंदर करने वाला हूं। द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। विद्यार्थियों, द्वारकानाथ टैगोर जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, और इधर आप जो शख्सियत देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये राजा राम मोहन राय है। द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय दो शख्सियतें आपके सामने यहां पर बोर्ड पर दिखाई दे रही है। और विद्यार्थियों, मैं आपको जानकारी दूं, ये जो द्वारकानाथ टैगोर की शख्सियत को जिनको आप देख रहे हैं, राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर दोनों ने मिलकर क्या किया? दोनों ने मिलकर 1814-1815 के लगभग हम ये कह सकते हैं कि 1814-15 के अंदर द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। विद्यार्थियों ध्यान देना, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने एक संस्था बनाई और उस संस्था का नाम था आत्मीय सभा। यह आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिलकर 1814-15 के अंदर किया। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि इस आत्मीय सभा के माध्यम से इन्होंने एकेश्वरवाद, यानी कि ईश्वर एक है, अपने वैदिक सभ्यता में भी पाठ प्रथम में एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, हीनोथेज्म, बहुत सारी धारणाएं पढ़ी है। तो एकेश्वरवाद को समर्पित विद्यार्थियों ध्यान दें, आत्मीय सभा का गठन इन्होंने 1814-15 के अंदर राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने मिलकर और इस संस्था की स्थापना करी थी। परंतु विद्यार्थियों, 1814-15 के बाद 1817 के अंदर मैं कल की क्लास में भी बता चुका हूं, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के अंदर की। ध्यान देना, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, किसके साथ मिलकर की? डेविड हेयर के साथ मिलकर। विद्यार्थियों, डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और ये हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में इन्होंने स्थापित किया, ये पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा देने वाला भारत का पहला कॉलेज बना। ध्यान देना, फर्स्ट कॉलेज ऑफ इंडिया जहां पर पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा जो है वो प्रदान की गई। लेकिन एक बात यहां पर और बताना चाहूंगा, राजा राम मोहन राय ने 1825 के अंदर कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। इन्होंने 1825 के अंदर, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राजा राम मोहन राय जिनके बारे में मैं कह सकता हूं, ये राजा राम मोहन राय जो आप शख्सियत बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, 1825 के अंदर इन्होंने कलकत्ता के अंदर वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने 1825 के अंदर की। तो अब आपको समझ में आया, 1814 के अंदर आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनका विद्यार्थियों जिसका जिक्र करने के बिना हमारा काम पूरा नहीं होगा, और वो है ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 के अंदर की। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय ने एक संस्था बनाई थी, उस संस्था का नाम था ब्रह्म समाज। चाहे ब्रह्म समाज कह दीजिए चाहे ब्रह्मो समाज कह दीजिए। ये ब्रह्म समाज जो आप 1828 के अंदर देख रहे हैं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो इस ब्रह्म समाज की कई धारणाएं हैं, कई इसके सिद्धांत हैं, और मैं अगर इन ब्रीफ बात करूं तो इस ब्रह्म समाज के माध्यम से इन्होंने हिंदू समाज की कुरीतियों को, हिंदू समाज की रूढ़िवादिताओं को मिटाने का प्रयास किया। विद्यार्थियों ध्यान दें, हिंदू समाज की रूढ़िवादी कुरीतियों को मिटाने का प्रयास इस ब्रह्म समाज के माध्यम से इन्होंने किया, और रूढ़िवादी कुरीतियों के उन्मूलन का प्रयास जो राजा राम मोहन राय ने किया उसी का परिणाम था इन्होंने सती प्रथा, जो राजपूत समाज के अंदर विशेष रूप से एक लोकप्रिय प्रथा थी, जिसमें पति की मौत के बाद पत्नी भी पति की चिता के अंदर जो है वो स्वाह हो जाती थी। इस सती प्रथा के उन्मूलन का इन्होंने प्रयास किया, और जिसका परिणाम हुआ रेगुलेशन एक्ट 17 ऑफ 1829। ध्यान देना, रेगुलेशन एक्ट 17 ऑफ 1829, रेगुलेशन एक्ट 17 ऑफ 1829, और जिसको हम बोलते हैं सती प्रथा विरोध का कानून, सती प्रथा निरोधक कानून। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो इस सती प्रथा निरोधक कानून के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी रेगुलेशन एक्ट 17 ऑफ 1829 के तहत, और जिसका परिणाम सती प्रथा निरोधक कानून बना। सवाल आता है कि सती प्रथा निरोधक कानून जब बना उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल थे मिस्टर विलियम बेंटिक, और यही मिस्टर विलियम बेंटिक 1833 के अंदर भारत के गवर्नर जनरल बने। भारत के पहले गवर्नर जनरल मिस्टर विलियम बेंटिक 1833 में बने, लेकिन जिस समय सती प्रथा निरोधक कानून बना उस समय ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1829 के अंदर यह सती प्रथा निरोधक कानून जो है वो अस्तित्व के अंदर आया था। विद्यार्थियों अगर मैं ब्रह्म समाज की परंपराओं पर आगे बात करूं तो ब्रह्म समाज जिनकी परंपराओं पर मुझे यहां पर जरा ध्यान दे, ब्रह्म समाज जिसकी बात मैं कर रहा हूं, रूढ़िवादी कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया, सती प्रथा निरोधक कानून, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट देन रही। ये तो हमें पता ही है, हमने बात करी है, सती प्रथा उन्मूलन का कानून बनाया। लेकिन इस ब्रह्म समाज की कुछ और शिक्षाओं की बात करें तो विद्यार्थियों इस समाज के अंदर एकेश्वरवाद पर बल दिया गया, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। इस आपको जानकारी हो एकेश्वरवाद के ऊपर जो है वो बल दिया गया, एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया गया। तीसरी बात, एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है। ये अंग्रेजी शिक्षा को तो राजा राममोहन राय ने महत्व दिया, ईसाई अंग्रेजी शिक्षा ये जरूरी मानते थे, पाश्चात्य शिक्षा का पहला कॉलेज खोला, लेकिन ईसाई धर्म को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ईसाई धर्म आपको जानकारी हो, ईसाई धर्म इन्होंने अस्वीकार किया, ईसाई धर्म इन्होंने अस्वीकार किया। यह अलग बात है, यह अलग बात है कि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का जो है वो वकालत जरूर किया था। ये मानते थे कि ईश्वर शाश्वत है, सर्वव्यापी है, पर अप्राप्य है। ईश्वर, ब्रह्म समाज की एक धारणा थी कि ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर अप्राप्य है, ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता, मगर ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, ईश्वर निर्गुण निराकार है। लेकिन विद्यार्थियों आत्मा के बारे में ब्रह्म समाज की धारणा क्या रही? आत्मा के बारे में ब्रह्म समाज की धारणा यह रही कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। आत्मा के अजर और अमर स्वरूप के ऊपर इन्होंने बात करी। और राजा राममोहन राय की जब मैं चर्चा करता हूं, राजा राममोहन राय धार्मिक एकता के भी हिमायती थे। वो मानते थे कि सभी धर्मों में आपसी एकता होनी चाहिए, हर धर्म में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। विद्यार्थियों ये कर्म और पुनर्जन्म जैसी धारणाओं में भी विश्वास करते थे, ये कर्म और पुनर्जन्म जैसी धारणाओं में भी विश्वास करते थे, और ये कहते थे कि कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें त्रुटि ना हो, कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है
जिसमें त्रुटि ना हो। हर धर्म ग्रंथ के अंदर त्रुटि है। कोई भी धर्म ग्रंथ अपने आप में देवता द्वारा लिखित नहीं है, देवीय नहीं है। हर धर्म ग्रंथ के अंदर कुछ न कुछ त्रुटि आपको मिल जाएगी। विद्यार्थियों, आत्मा के अजर और अमर स्वरूप के अंदर भी राजा राम मोहन राय का अटल विश्वास रहा। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, ये शरीर हमारा नश्वर है, ऐसी धारणाएं राजा राम मोहन राय जो है वो रखते थे। विद्यार्थियों, ये ब्रह्म समाज के बारे में राजा राम मोहन राय की धारणाएं है, लेकिन मैं आगे की कड़ी के अंदर एक बात, एक चीज आपको और यहां पर समझाने जा रहा हूं। राजा राम मोहन राय जिसका जिक्र आप करते हैं, राजा राम मोहन राय जिनको आप यहां पर देख रहे हैं, विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये शख्सियत अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा। ये राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि एक अंग्रेज एक मुगल बादशाह जिनका नाम था अकबर तृतीय। ये मुगल बादशाह अकबर मैंने तृतीय लिख दिया, अकबर द्वितीय। आपको जानकारी हो, मुगल बादशाह अकबर सेकेंड, आपको विद्यार्थियों जानकारी हो, ये मुगल बादशाह जो अकबर सेकंड थे, कहते हैं कि इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, मुगल बादशाह अकबर सेकंड, पहले एक बात और भी कह दूं, मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो राजा री उपाधि दी अकबर सेकंड ने, तो कहा कि मैदान उपाधि दिया, मैं तो जाए मारी बात करे या पेंशन बढ़ाना के थी इंग्लैंड रे मई, ब्रिटेन रे मई, इंग्लैंड रे मई जा और सम्राट विलियम चतुर्थ रे दरबार में जाए, इनके थोड़ी सी वो कहा ना अपने भाषा में चमचागिरी गए, मारी पेंशन ही बढ़ाया। तो कहने का मतलब राजा राम मोहन राय को भेजा था अकबर सेकंड ने अपना दूत बनाकर। कहां भेजा था इनको भेजा था ब्रिटेन के अंदर। और किसके दरबार में भेजा था? विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। किस लिए भेजा था? पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा था। लेकिन राजा राम मोहन राय पेंशन बढ़ाने के लिए तो गए, मगर 1833 में दुर्भाग्य कुछ ऐसा था कि ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और समाज सुधार आंदोलन के एक पन्ने का अंत हुआ। मगर ये पन्ना अभी भी बाकी है, क्योंकि मैं वीडियो की अगली कड़ी के अंदर, अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि रिमोट एरियाज के अंदर छोटे वीडियोस इजीली जो है बच्चे देख पाते हैं, नेटवर्किंग की भी कमी रहती है। तो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको जो है वो बताना जा रहा हूं ब्रह्म समाज का किस प्रकार विभाजन हुआ, एक छोटे से वीडियो के अंदर, कि ब्रह्म समाज ने आगे अपना कार्य किस प्रकार किया। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं।